आफ्टरनून हो रहा है गधे। आफ्टरनून हो रहा है ये। अपने दोस्त को बुला लाओ वंश। वंश, मंथन को बोलो ज्वाइन करे। वंश, आवाज आ रही है मेरी? अरे भाई, आवाज आ रही है मेरी? तो मंथन को बुला लाओ, उनसे बोलो क्लास ज्वाइन करने, वो भी टाइम हो गया है। फोन नहीं उठा रहा। हाँ, तो आज हम रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी पता है रेशनल नंबर के बारे में? कुछ भी पता हो, बेसिक कोई भी चीज। कुछ भी पता हो रेशनल नंबर के बारे में, कुछ भी, इतना सा भी अगर पता है तो बता दो। नहीं पता? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, देखो ये एक खास प्रकार के नंबर्स होते हैं, एक बहुत ही यूनिक नंबर के ये एक वो होते हैं सेट्स, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। यहाँ पे जो क्यू होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर, वो नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ पे क्यू यानी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ में जीरो से डिवाइड लगाता हूँ तो क्या उसका डिवाइड पॉसिबल है? नहीं, उसका आंसर इन्फिनिट आता है। ठीक है, और अगर मैं किसी चीज़ में जीरो का डिवाइड लगाऊं, जैसे इसका आंसर कितना आएगा? जीरो अपॉन क्यू, इसका आंसर आएगा हमेशा जीरो। याद रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर जीरो है तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिट होता है उसका आंसर। और कभी भी अगर न्यूमिनेटर में जीरो है तो उसका आंसर डिफाइंड होता है, और वो होता है जीरो। तो बेसिकली जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब दो टाइप के रेशनल नंबर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, दो टाइप के रेशनल नंबर्स होते हैं। जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो क्या कहते हैं, उनमें या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो रेशनल नंबर की आप पहले डेफिनेशन लिखो, नोट साथ के साथ बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ रेशनल नंबर की, पहले वो नोट डाउन कर लो। द नंबर्स of the form a upon b where a and b are integers, a and b are integers और ए बी जो होता है कभी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो आप लोग ये बताइए, आप लोगों को इंटीजर का मतलब मालूम है? इंटीजर्स क्या होते हैं बताओ, मंथन बताओ क्या होते हैं इंटीजर्स?
बेसिकली आप कहना चाह रहे हो इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ये 0 होता है, 0 के इस साइड पॉजिटिव होते हैं, 0 के इस साइड नेगेटिव होते हैं। जो नंबर्स को हम इस पर डिनोट कर सकें वो कहलाते हैं इंटीजर्स, है ना। हाँ वेरी गुड, शाबाश। चलो ये डेफिनेशन नोट कर ली। ओके जी, मन साहब ने कर ली, कोई बात नहीं। अब देखो रेशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो रेशनल नंबर होता है P अपॉन Q की फॉर्म में। अगर इसमें या तो P भी नेगेटिव हो और Q भी नेगेटिव हो, और P भी पॉजिटिव हो और Q भी नेगेटिव पॉजिटिव हो, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम साइन के होंगे, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो वाले रेशनल नंबर जिनमें जो न्यूमरेटर है उसका अलग साइन है, या फिर डिनोमिनेटर का अलग साइन है न्यूमरेटर से, जैसे कि ये -P अपॉन Q और P अपॉन -Q, ठीक है, समझ गए। और याद रखना इनमें किसी भी कंडीशन में Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो जल्दी से। देखो मैथ में जितना ज़्यादा सिंबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे उतना सही रहेगा, आसान लगता है मैथ थोड़ा। अब मैं इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखा हूँ पॉजिटिव की नेगेटिव की, तो वो झमेला पड़ जाएगा उसमें थोड़ा। जल्दी नोट कर लो, देखो बहुत आसान चैप्टर है ये, आज ही खत्म हो जाएगा, देखना भी अब भी खत्म होता है, हो गया, ठीक है। आप लोग इस सेशन की चिंता मत करो, आज से आपको हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग प्राइवेट रहेगी, इसको सिर्फ आप लोग ही एक्सेस कर पाओगे जो बैच में हो, ठीक है। इसको हर कोई नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो अब हम प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं रेशनल नंबर की, ठीक है। ये प्राइवेट है भाई, यही ये आप लोग ही देख पाओगे और कोई नहीं देख पाएगा, जो बैच में नहीं है वो नहीं देख पाए। वहीं आएगी भाई, वहीं आएगी। हाँ चलो अब देखो, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवाता हूँ रेशनल नंबर की, पहली प्रॉपर्टी, इसको अगर मैं कहूँ कि P अपॉन Q, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, समझना मेरी बात को। अगर P अपॉन Q एक रेशनल नंबर है और M एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो फिर अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ P अपॉन Q इंटू M अपॉन M, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। अरे तुम तो गजब कर रहे हो। अब ऐसे समझो, जैसे 2/3 है, इंटू 5/5 कर दिया, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। 5 से 5 कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा। तो फिर आप मना क्यों कर रहे थे, ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ बताओ भाई। हाँ शाबाश। तो समझे ना, अल्फाबेट में हमें भी समझ नहीं आता था। हाँ एम से एम कट जाएगा। हाँ यानी कि अगर मैं आपको हाँ एग्जाम्पल देता हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखोगे 2/3 एक रेशनल नंबर था, तो 2/3 इंटू 5/5, यानी कि कितना हो गया 10/15। तो यानी कि 2/3 और 10/15 बराबर ही हुए, समझे कि नहीं? ओके। अब मैं ऐसे एक और कर सकता हूँ, जैसे मैं 2/3 है, इसमें मैंने 3 × 3 कर दिया, कितना आ गया 2×3 = 6, 3×3 = 9, 6/9, ये भी इसके बराबर है। ऐसे में और भी करता जा सकता हूँ, जितने ज़्यादा मैं मल्टीप्लाई सेम के ऊपर करूँगा उसी का नीचे भी करना पड़ेगा, याद रखना। जिसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करोगे उसी का डिनोमिनेटर में करोगे तभी सेम आएगा, अलग का कर दिया तो फिर टीचर मार लगा देगा। ये थी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। ये थी पहली प्रॉपर्टी कि अगर रेशनल नंबर में ऊपर और नीचे
सेम डिजिट का मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे रेशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेम प्रॉपर्टी डिवीजन में हो जाएगी। अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर का डिवाइड लगाएंगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अभी बताएंगे, मंथन बताएंगे क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंथन ने नो बोला है। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू P अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई M अपॉन M। बताओ भाई क्यों नहीं पड़ेगा? हाँ देखो ऐसे नहीं पड़ेगा, जैसे कि ये P डिवाइड बाई M लिख लो ऊपर, अपॉन Q डिवाइड बाई M लिख लो, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब P डिवाइड बाई M को मैं P अपॉन M लिख सकता हूँ कि नहीं? P डिवाइड बाई M को P अपॉन M लिख सकते हैं। Q डिवाइड बाई M को Q अपॉन M लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब एक बात बताओ, जब ऐसा डिवीजन आ जाता है तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जो बीच वाले होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है कि नहीं? अरे बोल भाई हाँ या ना, समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना तो बोल हाँ। तो P इंटू एम अपॉन Q इंटू एम क्या हो जाएगा? M से M फिर वही कट गया, है कि नहीं? फिर से कितना आ गया तेरे पास? P अपॉन क्यू। बताना कोई फर्क पड़ा क्या इसमें? तो फिर क्यों नहीं बोल रहा था? समझ आया कि नहीं? आ गया ना? शाबाश, बढ़िया बेटे। चलो इसका एग्जाम्पल लिख लो। अब एग्जाम्पल फिर वही अपन करेंगे, 2/3 डिवाइडेड बाई 2/2। कितना हो जाएगा इसका? जल्दी बताओ मेरे को। इसको ऐसे लिखना, 2 डिवाइड बाई 2 अपॉन 3 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया ये? 1/1 अपॉन 3/2। कितना आ गया? 2/3। समझे कि नहीं? देखो अगर यहाँ पे 2/2 से डिवाइड मान रहे हैं, यानी कि कुल मिला के हम 1 से ही डिवाइड मार दिए। समझे कि नहीं? वेरी गुड, नाइस बॉय। अब ऐसे समझो एक और एग्जांपल इसमें, जो कि जैसे कि 32/40। बढ़िया एग्जांपल है। इसमें हम करेंगे 4/4 से डिवाइड। क्या आ जाएगा? 4 8 जा 32, 4 10 जा 40, 8/10। तो हम ऐसे लिखेंगे 32/40 इज इक्वल टू 8/10। समझे कि नहीं? बोल हाँ या ना। नहीं समझे? अभी समझोगे। देखो बेटे, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर सेम से डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बात बताओ, 4/4 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, अगर ये 32/40 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 8/10 आएगा कि नहीं? हाँ तो बस इसमें समझना क्या है, मैंने इतना ही तो करा, डिवाइड बाई 8/4/4 इज इक्वल टू 8/10। ख़त्म कर, ये आ गया 32/40 इज इक्वल टू 8/10। ऐसे ही अगर मैं 4/4 के 5/5 से डिवाइड कर दूंगा तो फिर कुछ आ जाएगा, जैसे कि 5 8 या 40 और 5 6 या 30 6.4 ऐसे आ जाएगा। फिर ऐसे मैं किसी और से डिवाइड कर दूंगा तो ऐसे आते रहते हैं आंसर। तो ये थी तुम्हारी दो प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की। बोल समझ आया कि नहीं? वेरी गुड, शाबाश बेटे। चलो अभी सवाल करेंगे, तब देखते हैं तुम लोगों ने कितना झूठ बोला है। फिर सबको समझ नहीं आएगा, फिर सब पूछेंगे कि सर आप करते हो तो ही समझ आता है, हम करते हैं तो कुछ नहीं आता। अच्छा जी चलो अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर हम बताते हैं। अ रेशनल नंबर a upon b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive। हेडिंग डाल बेटे, हेडिंग डाल जल्दी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, हेडिंग डाल ले, माइक बंद कर ले। बढ़िया, कैमरा खुला रख। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा तो एक बात होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर की क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर की ये होगी
कि जो a अपॉन b है इसमें a एंड b का 1 के अलावा a एंड b हैव नो कॉमन डिवाइजर other than 1 and b should be greater than 0। ये होती है बेटे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं फिर से समझाऊंगा तेरे को कि a और b, a अपॉन b रेशनल नंबर की एक फॉर्म होती है, तो तेरे को मालूम है कि a अपॉन b की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मैटर है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म का मैटर ये है कि जब a और b में 1 के अलावा, अब देख ऐसे समझ, जैसे 4 है और 2 है, तो देख यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a 4 है और b 2 है, मगर 4 और 2 के पास एक कॉमन डिवीजर है 2, क्योंकि ये 2 2 से भी कटेगा, ये 4 2 से कट जाएगा, है कि नहीं? मगर स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ये स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर तो है मगर स्टैंडर्ड नहीं है। मगर रेशनल नंबर के हिसाब से a और b का ऐसा कोई भी डिवीजर नहीं होना चाहिए जो कि उनका कॉमन हो 1 के सिवाय, उनको सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सके। जैसे कि 13 और 5, 13 अपॉन 5। क्या तू मेरे को एक बात बता, ये 13 और 5 किसी एक कॉमन डिवीजर से कट सकते हैं? सबसे पहली चीज, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका 1 के अलावा तो कोई डिवीजर हो ही नहीं सकता। तो एक टेक्निक तो ये पता चल गई कि प्राइम नंबर से बनने वाले सारे रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे। बोल आया ना? आया कि नहीं? आया कि नहीं? तो बेटा जितने भी प्राइम नंबर से बनेंगे तुम्हारे रेशनल नंबर, वो तो सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे। 3/2, 7/2, 13/2, ठीक है, 17/13, सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वाले जितने भी हैं सारे के सारे स्टैंडर्ड बनाएंगे। समझ गया कि नहीं? वेरी गुड। और एक बात बता, प्राइम नंबर ही ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से कटते हैं, तो बाकी सारे कंपोजिट नंबर क्या कभी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे? नहीं बना सकते। तू ऐसे ले ले, तू ले ले बेटा 5 ले ले और 6 ले ले, 5 और 6 ले ले, क्या इन दोनों के पास कोई कॉमन डिवीजर है 1 के अलावा? नहीं है, नहीं है, मगर उसमें 6 कंपोजिट है, मगर ये भी तो देख उसमें 6 कंपोजिट भी है, यानी कि जरूरी नहीं है सिर्फ प्राइम नंबर्स ही बनाए स्टैंडर्ड फॉर्म, बाकी के नंबर भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। समझा कि नहीं? ओके। अच्छा मेरे को अब मैं कुछ बताता हूँ, रुको। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, इसके बाद क्या है? अभी तक समझ आया तेरे को जितना मैंने बताया? ठीक है, चल अब बेटा इसको एक्सप्रेस करियो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, मैं एक रेशनल नंबर लिख रहा हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना और बताना आंसर क्या है। 33/-44 ये एक रेशनल नंबर है और इसको तुम दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पे एक्सप्रेस करना है। करो, याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में वो रेशनल नंबर आते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बहुत आसान सवाल है, अगर ये नहीं आया आपको तो अपने दिमाग का इलाज कराइए। जल्दी करो, टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिलेबस बहुत ज्यादा है। हुआ कि नहीं? टाइम खत्म हुआ। एक बात बताओ मेरे को, 33 और 44 दोनों किससे कटेंगे आसानी से? दोनों एक ही की टेबल में आते हैं। डिवाइड बाई 11 कर दो तो 3/-4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में माइनस थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, कभी भी रेशनल नंबर में हम किसी भी चीज से डिवाइड लगाएं ऊपर या नीचे तो रेशनल नंबर में फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने सेम से ऊपर नीचे डिवाइड लगाया।
फिर मैंने नीचे से माइनस हटाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया -3/4। तो 3 और 4 का क्या कोई कॉमन डिवीजर है? 3 के फैक्टर करता हूँ तो आता है 3 × 1, 4 के फैक्टर करता हूँ तो आता है 2 × 2 × 1। क्या 1 के अलावा और कुछ कॉमन है? कोई कॉमन है चीज़ 1 के अलावा दोनों के फैक्टर्स में? नहीं है। यानी कि ये दोनों एक स्टैंडर्ड रेशनल नंबर बना रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? बोल भाई हाँ या ना। आ गया? चल बेटा अगला कर। एक सवाल और कराता हूँ। अगर ये नहीं आया तो बैच बंद हो जाएगा आज ही, अगर ये तुम लोगों ने नहीं किया तो। सवाल कहता है 25/30, इसको करो रेशनल नंबर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो इस रेशनल नंबर को। जल्दी करो, बहुत कम टाइम है। क्या आंसर आया है? आंसर बताओ जल्दी मेरे को। 5/6। वंश आपका कितना आया? वंश आपका कितना आया है आंसर? आपका भी 5/6 आया है। शाबाश, दोनों लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। यानी कि आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना सीख गए। ठीक है कि नहीं? सीख गए, शाबाश। चलो बेटे, तीसरी प्रॉपर्टी सीखने के लिए तैयार हो जाओ रेशनल नंबर की। तीसरी प्रॉपर्टी, ये मुझसे कह रहा है भाई कि अरे यार, ये मुझसे कह रहा है एक रेशनल नंबर a/b है, एक रेशनल नंबर c/d है। अच्छा, तो मेरे बच्चे तो इतना जानते हैं कि इसको मैं a/d, सॉरी, a/d = b/c लिख सकता हूँ, है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी बताने के लिए इसने हमारे 20 सेकंड खराब करे। कितना बकवास किताब है ये। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आई कि नहीं? ओके, वेरी गुड। नोट कर लो फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि कोई कह ना सके कि टीचर ने पढ़ाया नहीं। नोट करो अपनी नोटबुक में। कर लिए? बहुत बढ़िया, शानदार। चलो बेटे, अब आपको हम कंपेयर करना क्या है उसमें वंश, आप भी गधों वाली बात कर देते हो। a/b = c/d, इसको a/d = b/c लिखने में आपको कौन से बहुत ज़्यादा खेत जोतने पड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। अपने दिमाग का इलाज कराओ वंश, अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो। चलो बेटे अगला सवाल करते हैं। आ गया? बहुत बढ़िया। आप लोगों को क्या रेशनल नंबर को कंपेयर करना आता है? हाँ बताओ भाई, कंपैरिजन आता है? अरे बेटा, तूने रेशनल नंबर में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं करा क्या? तो फिर तूने बिना कंपैरिजन के कैसे सीख लिया? मेरे को भी सिखा दे, मेरे को बिना कंपैरिजन के करना नहीं आता। चल बेटा कोई बात नहीं, तेरे टीचर ने तेरे को जो भी सिखाया तू भूल। अब अपन तेरे को आसान तरीका सिखाएगा यहाँ पे, एक नंबर। समझता है कि नहीं? तो देख, सबसे पहले जितने भी मैं तेरे को बताता हूँ, कंपैरिजन हेडिंग डाल लो अपनी अपनी कॉपी में, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। बेटे ये सास बहू के सीरियल बंद करो और किताबों में ध्यान लगाओ। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सबसे पहले आपको उन जितने भी रेशनल नंबर दिए हैं सबके डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाने हैं। मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। कैसे बनाएगा तू डिनोमिनेटर पॉजिटिव अगर कोई नेगेटिव है तो? बता मेरे को। अगर इसका डिनोमिनेटर 2/-3 है
तो तू इसको पॉजिटिव कैसे करेगा? बहुत आसान निंजा टेक्निक है, शिमला में सिखाई जाती है, मैं तुझे यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दे, -2/3 आ जाएगा, तेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। देख कितनी आसान निंजा टेक्निक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई, तो पहला तेरा तरीका है कंपैरिजन करने का रेशनल नंबर को, कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाओ, जितने भी दिए हैं सारे के सारे, फिर उन सभी पॉजिटिव डिनोमिनेटरों का क्या ले ले बेटे? एलसीएम। टेक एलसीएम। एलसीएम लेना आता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। टेक एलसीएम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये पॉजिटिव लिखा है प्लस वीई, ठीक है, प्लस वीई का मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर। बहुत बढ़िया, एलसीएम ले लियो। इसके बाद तेरे को क्या करना है? सारे के सारे एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विद इज एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर, और फिर जो एलसीएम निकला है वो सबके डिनोमिनेटर में लिख के उनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर दी, और जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो तेरा बड़ा होगा। ये कह रहा है मेरे से कि यहाँ पे जैसे कि एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विद दिस एलसीएम इज द कॉमन डिनोमिनेटर, तो जो भी तेरा एलसीएम आया है उसको सबका डिनोमिनेटर बना दे। जो तेरा एलसीएम आया है, मेक द एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर फॉर एवरी रेशनल नंबर। समझा कि नहीं? अगर समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे को अभी सवाल करके दिखाऊंगा। चौथा स्टेप, फिर जिसका देख, जब सबके डिनोमिनेटर कॉमन हो गए, फिर जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वही बड़ा माना जाएगा। द न्यूमरेटर इज, अरे यार क्या यार ये अंग्रेजी, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा बनेगा, वही बड़ा बनेगा। समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं? लास्ट वाला पॉइंट अपने हिसाब से अंग्रेजी में लिख लेना, मैंने हिंदी में जल्दी तेरे को समझाने के लिए लिखा है। चल बेटा, अब मैं तेरे को भेजता हूँ, अब मैं तेरे को कंपैरिजन करना सिखाता हूँ। बेटा अरे लिखने में कोई फायदा नहीं है, इसको तेरे को पेपर में ये लिख के कभी नहीं आना है, तेरे को हमेशा क्वेश्चन करना है मैथ में, तो इस लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं था। रिकॉर्डिंग में जाके देख लियो मैंने क्या लिखा है, फिर से चिंता मत कर, तेरे को सब दिखेगा। चल बेटे, दो रेशनल नंबर लिख ले पहला। बेटे दो रेशनल नंबर लिख अपनी कॉपी में, मैं बोल रहा हूँ 3/-4 और -5/6। चल बेटा, 3 - 5/6 एंड 3/4। अच्छा चल मंथन, तेरे को सारे स्टेप्स समझ आए थे ना? जल्दी कर, टीचर आज बहुत जल्दी में है। चल बता बेटा, तेरे को ये सारे स्टेप समझ आए थे कि नहीं? चल बेटे, पहला स्टेप बता मेरे को क्या है? पहला स्टेप मैंने क्या बोला? पहला स्टेप मैंने बोला सारे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव, इसका डिनोमिनेटर देखो बेटे, ये जो डंडा है इस डंडे के ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो डंडे के नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है कि नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई दो मशीन है, टर्मिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। तो इसका न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, सॉरी इसका न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। पहला स्टेप में ये पास हो गया, इसका न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है। ये दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में फेल हो गया, तो हमें इसको पास कराना होगा। तो कैसे कराएंगे? इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कैसे करते हैं? -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? -3/4। शाबाश बेटे। अब मेरे को अगला स्टेप बताओ क्या है? एलसीएम ऑफ और रेशनल नंबर नहीं, अगर डिजिटल चांटा पढ़ना होता तो मैं तेरे में बहुत तेज मारता। एलसीएम लेना है सिर्फ डिनोमिनेटर का, तो 6 और 4 का एलसीएम बता मेरे को। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 और 4 का क्या होगा? करके क्या देखना है? दोनों की टेबल में जो सबसे पहले आ जाए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ओके, मेरे को मेरा आंसर मिल गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 12 इन दोनों का एलसीएम है 12। अब क्या करना है? एलसीएम फाइंड कर लिया मैंने, दूसरे स्टेप में दोनों पास हो गए। अब क्या करूं? जल्दी बताओ।
थर्ड स्टेप पढ़ बेटे, फुर्ती में पढ़। कॉमन डिनोमिनेटर, जो सभी रेशनल नंबर का कॉमन डिनोमिनेटर बना दे, यानी कि -5/12 और -3/12, ये बन गया तेरा। अब मेरे को एक बात बता, चौथा स्टेप तेरा क्या था? हाँ तो बता मेरे को, -5 बड़ा या -3? -5 बड़ा। वंश कह रहा है, सॉरी मंथन, यानी कि वंश और मंथन दोनों ने बोला कि -5 बड़ा है -3 से। तुम लोग अपने अपने काल पे एक चांटा मार लो, कैमरा देख के सेट, एक चांटा मारो कस के मारो, मैं सीरियस हूं। तुम गधे हो, तुम एक नंबर के गधे हो। तुमको ये भी नहीं मालूम माइनस में जो नंबर जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है। 0 1 2 3, यहाँ पे पॉजिटिव की तरह नहीं सोचना है। -1 -2 -3, आप लोगों को ये भी नहीं मालूम कि -3 छोटा होगा -2 से, -2 सबसे बड़ा होगा। अगर मैं -3 और -2 की बात करूं, देखो बेटे, माइनस का मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा होना। अगर यहाँ पे -5 और -3 लिखा है तो आप लोगों को ये जानना होगा, ये समझना होगा, अपने यहाँ दिमाग में बिठाना होगा कि -3 बड़ा होता है -5 से। अगर कभी भी माइनस का 1000 लिखा है और अगर कहीं माइनस का 100 रुपए लिखा है तो माइनस का 100 बड़ा होगा माइनस के 1000 से। अब ऐसा क्यों होगा? अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, कि अगर मैं 8 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे को 3 मिलेगा, और अगर मैं 8 में से 3 घटा रहा हूं तो मेरे को 5 मिल रहा है। ऐसे समझने की कोशिश करो, ये कोई लॉजिक नहीं है समझने का। मैं तुमको एक तरीका बता रहा हूँ समझने के लिए, कि -5 इस वजह से छोटा है क्योंकि अगर मैं उसमें इस -5 को किसी में ऐड करूंगा तो मेरे को कम वैल्यू मिलेगी। समझ रहे हो? अगर मैं 8 में -5 ऐड करता हूँ, 8 में -5 ऐड करने के बाद 8 प्लस -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 -5 कितना आ गया? 3। अगर मैं 8 में -3 जोड़ता हूँ, 8 प्लस -3, तो कितना हो जाएगा? 8 -3, और ये कितना आ गया? 5। तो बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। तो ये तो सिर्फ ऐसे रैंडमली एकदम से दिमाग में एग्जांपल आ गया, तो 3 5 फिर से आ गए, मगर ज़रूरी नहीं है आपके जीवन में हमेशा वही सेम नंबर है जो आप यहाँ पे लो। तो बेटे मेरे को एक बात बताओ, कि अगर माइनस का जो सबसे छोटा डिजिट होगा वो बड़ा माना जाता है, समझ गए कि नहीं? माइनस में जो छोटा होगा वो बड़ा माना जाएगा। तो बताओ कौन सा बड़ा हुआ? हाँ, -3/12। तो आंसर क्या लिखोगे? कौन सा बड़ा है? यहीं पे तुमने गलती कर दी, तुमने यही गलती कर दी। तुमको फाइनल आंसर लिखना है -5/6, और -3/4 में -3/4 गलत है, तो जबकि बड़ा है। और जबकि ये अब सही है क्योंकि क्वेश्चन में नीचे माइनस था, इसीलिए मैंने तो यहाँ पे बस अपने पहला स्टेप दिखाने के लिए लिख लिया। ये क्वेश्चन था तुम्हारा, और अब तुमको यही करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? जो क्वेश्चन में 2 डिजिट हैं उन्हीं के रूप में आंसर लिख के आओगे, तभी टीचर नंबर देगा। क्योंकि अगर तुमने इतना आंसर लिखा तो टीचर क्वेश्चन में देखेगा डिजिट दूसरे हैं, इसने दूसरा आंसर लिख दिया, वो सोचेगा तुमने कहीं से चीटिंग करी है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? ओके, चल बेटे अगला सवाल कर अब तू। अब तेरे को 3 डिजिट दूंगा, मैं 3 रेशनल नंबर दूंगा, तीनों को कंपेयर कर। चल, -3/5, अगला है 7/-10, एंड अगला है -5/8। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ASCENDING, डिंग डिंग ऑर्डर। चल बेटे लगा दे, चल चक दे फट्टे, लगा दे गुरु। हाँ बेटे, असेंडिंग ऑर्डर। बोलो बेटे ये क्या दिक्कत है? देख बेटा, मैंने तेरे को 4 स्टेप बताए, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले सभी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर। दूसरा स्टेप, सबका एलसीएम ले। तीसरा स्टेप, जो एलसीएम आए उनको सबका डिनोमिनेटर बना दे। चौथा स्टेप, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा उसको बड़ा मान के असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे। ये थे तेरे 4 स्टेप, ठीक है? जल्दी कर, सवाल बहुत आसान है, तेरे को नहीं आता तो दिमाग का इलाज कर। जल्दी कर, टाइम बहुत कम है, जल्दी कर।
आंसर बता दे, आंसर बता दे, तेरा क्या आया है, क्या आया है? तू ये कह रहा है -3/5 सबसे छोटा है, इससे बड़ा कौन है? -5/8, उससे बड़ा -7/10। अपनी कॉपी का सॉल्यूशन मेरे को दिखा, तूने कहाँ पे किया है? सॉल्यूशन दिखा जल्दी, ढंग से दिखा, मेरे को दिख नहीं रहा। 1 मिनट रुक जा, अभी रुक जा थोड़ा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तूने सॉल्व किया है, सही है सही है, तूने छापा नहीं है, समझ गया मैं। शाबाश बेटे। तो एलसीएम कितना आया था वंश आपका? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मंथन आपका हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गए कोई बात नहीं, मगर आप लेट आए हो, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, सबसे पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाओ, तो इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, -7/10 इंटू -1/-1, इसको लिख दो -7/10। आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, आप लोग कभी भी एग्जाम में जब लेट हो रहे हो तो ऐसा मत करना, आप -7/10 को डायरेक्ट 7/-10 को आप डायरेक्ट -7/10 भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? जरूरी नहीं है -1/1 का हमेशा मल्टीप्लाई करो, मैं तो आपको बस किताब के तरीके से समझा रहा था, फिर तो आपकी मर्जी, आप इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, कभी भी डिनोमिनेटर में है ना साइन, इसको हमेशा ऊपर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, इसको मिटाल के ऊपर लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? चलो बढ़िया। तो सवाल समझ आया कि नहीं? तो फिर अब मैंने सारा ये पॉजिटिव हो गया डिनोमिनेटर, अब मैं इनके एलसीएम लूंगा, तो 5, 10 और 8 का एलसीएम आता है 40, मेरे को पता है, क्योंकि 10 4 जा 40, 5 8 जा 40 और 8 5 जा 40। सबसे पहले 10, 5 और 8 की टेबल में जो कॉमन मल्टीपल है वो है 40, तो 40 इन सबका एलसीएम है, तो 40 को मैं सबके नीचे लिखूंगा, -3/40, -7/40, -5/40। मैंने तुमको बताया था माइनस में, यहाँ पे गलती कर दी वंश ने, उन्होंने बोला सबसे बड़ा है -7/40, उन्होंने बोला, जबकि सबसे बड़ा -3/40 होगा, -5/40, और फिर आएगा -7/40। ये गलती थी वंश आपकी, आप भूल गए कि माइनस में जो डिजिट सबसे बड़ा होता है वो इनफैक्ट सबसे छोटा हो जाता है। वंश आप कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हो, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप कोई और इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो पढ़ाई से ज़्यादा, तो आप उसी को करो और क्लास को अभी लीव कर दो। चलो कोई बात नहीं, माफ़ किया तुमको एक बार, अब दोबारा ऐसा मत करना, वरना मैं ही तुमको क्लास से निकाल दूंगा। चलो, अब नंबर लाइन पे तुमको रिप्रेजेंट करना आता है कि नहीं? आता है? तो चलो इसको करके दिखाओ, अगर तुम लोगों को आता है एक बार इसको करके दिखाओ, और अगर तुम लोगों ने गलत किया तो मैं तुम लोगों पे जीवन में कभी भरोसा नहीं करूंगा। 13/5 एंड -13/5, इन दोनों को तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, मैं तुम लोगों को अभी इसके क्वेश्चन करा के इस एक्सरसाइज को भी खत्म करूंगा। जल्दी इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, ऑन नंबर लाइन।
हुआ कि नहीं? सर हो गया। कैसे किया दिखाओ एक बार। सर समझ में नहीं आया तो बहुत कुछ आगे रखना है। दिखाओ। सर ये देखो। बहुत बढ़िया। ऐसे एकदम करोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तालियां। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। बैठ जाओ। कोई बात नहीं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हारा ये जो जो कुछ भी है, जो कुछ भी है तुम्हारा, इसको तुम जैसे मान लो 13/5 है, इसको सबसे पहले तुम होल फ्रैक्शन में बदल दो। स्टेप वन क्या है, इसको होल फ्रैक्शन में बदलो या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो भी आप बोलते हो। तो कैसे बदलोगे इसको अगर मैं होल जब फ्रैक्शन में बदलता हूँ, पहले 2 कंप्लीट 3/5, थ्री है ना। अब क्या करोगे, अब तुम इसको स्प्लिट कर दो, इसको ऐसे लिखो 2 + 3/5। ठीक है। तो अब यहाँ से तुमको आइडिया मिल गया कि ये जो है ये नंबर, ये 2 के बाद आएगा और 3 से पहले आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा जी। तो अगर अब मैं इसका एक रफ आइडिया बनाऊं नंबर लाइन का, तो कैसे बनेगा? जैसे कि ये मान ले नंबर लाइन है तेरी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है। अब देख, तेरा कितना रह गया है? अब तेरा कितना रह गया? तेरा रह गया 3/5। अब तू इस 3/5 को कैसे करेगा, बता। तू इस 3/5 को कैसे बांटेगा? देख, तूने अगर फ्रैक्शन पढ़ा होगा। मेरा देख लीजिए। वंश, क्लियर नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। क्लियर नहीं दिख रहा आपका, कोई बात नहीं, कैमरा आपका अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा देखिए। यहाँ पे समझ बेटा, देख, तूने 2 के आगे कर दिया इसको, है कि नहीं? माइक बंद करो दोनों लोग अपना। हाँ। अब देख, तूने यहाँ पे 2 के आगे, तेरे को पता चल गया कि ये 2 के आगे और 3 से पहले आएगा। अब ये 3/5 को तू कैसे लिखेगा, मेरे को ये बता। तो तूने अगर फ्रैक्शन पढ़ा हो, तो मैं एक जैसे सर्कल बनाता हूँ, इसके मैं 5 हिस्से करूंगा। 5 हिस्से हो गए इसके, 1 2 3 4 5। भले ही बराबर नहीं है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं कहता हूँ इसका 3/5 पार्ट क्या होगा, तो तुम 3 सर्कल शेड कर दोगे, 3 हिस्से ऐसे ऐसे शेड कर दोगे कि नहीं? 3/5 हो गया। ऐसे ही अब तुम 2 और 3 के बीच में 5 डिवीजन बना दो। 5 डिवीजन जैसे ही आप बनाओगे 2 और 3 के बीच में, अब देखो, 1 2 3 4 34, पांचवे पे 5 तीसरा आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है कि नहीं? तो 1 2 3 गिन लिया, ये हो गया 3/5। तो 2 + 3/5, यहाँ पे तेरा आएगा 13/5। समझा कि नहीं? ऐसे दिखाते हैं रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे, समझा? चल बेटा, अब -13/5 की बात की जाए, तो -13/5 की बात करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा? -2 और -3 के बीच में। तो सिंपली ऐसे ही जब इसको कंप्लीट में बनाएगा तू, तो इसका कितना आएगा? -2 होल 2/5। बोला है ना? देख, अब ये दोनों नंबर सेम है, हमको पता है कि ये भी यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे आ जाएगा -13/5, क्योंकि हमको मालूम है कि 2 के ये भी सेम था, बस ये भी सेम था, बस नंबर ही, साइन ही तो डिफरेंट है, नंबर तो सेम है। तो अगर चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो रहेंगे तो दोनों सेम पोजीशन पे ही, जीरो से ये भी उतनी दूरी पे रहेगा, ये भी, बस साइन अलग हो जाएगा। तो ये तो हमने डायरेक्टली ऐसे कर ही दिया। समझ में आया कि नहीं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे? अच्छा बेटा, चल, कोई बात नहीं। अब तू एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखा। सब मेरे को नहीं आया होगा ठीक से। आपको क्यों नहीं आया, कहाँ नहीं आया, मेरे को बताओ, क्योंकि इतना आसान है। अगर चीटी को भी समझाएंगे वो भी समझ जाएगी। आप बताइए, आपको क्यों नहीं आया? कहाँ नहीं आया समझ में वंश? कौन सी जगह थी जो आपको समझ में? सर ये यहाँ पे अपने -13/5 है। अरे बेटा, ये तुमको मैंने क्या बताया, जिस भी तुमको तुमको जो भी दिया गया है, तुमको जो भी फ्रैक्शनल क्या बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर दिया गया है, जो भी रेशनल नंबर दिया गया है उसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लो। मिक्स्ड फ्रैक्शन पता है किसे कहते हैं? हाँ, तो उसमें बदल लो। तो मैंने जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला तो ये 2 होल 3/5 आ रहा था। फिर मैंने इसको स्प्लिट करा 2 + 3/5 में।
यानी कि मेरे को ये पता है कि ये 2 से आगे कहीं मिलेगा, 2 से आगे और 3 से पहले मिल जाएगा। फिर मैंने चलो 2, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, 2 से 3 के बीच में मिल रहा है। अब 2 से 3 के बीच में कहाँ पे होगा, तो वो बताएगा ये हिस्सा 3/5। तो मैंने 2 और 3 के बीच में 5 डिवीजन बनाए। 1, देखो डिवीजन गिनना, एक डिवीजन, 2, 3, 4, 5, 5 हिस्से बने 2 और 3 के बीच में। तो यहां से मैं गिनती गिन रहा हूं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये होगा मेरा 3/5। और 2 + 3/5 मेरा क्या था, 13/5, इसीलिए ये यहाँ पे आएगा। समझ में आया कि नहीं? अब आ गया? आ गया। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। चलो अब ये बताना, अब तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको सीधा अगला होमवर्क मिलेगा। चलो अब एक आपको एडिशन सिखाते हैं। आपको अभी होमवर्क में सेंड करूंगा, वो आप लोगों को करना होगा, और उसकी फोटो आप क्लिक करके मेरे को अगले दिन सुबह 12 बजे से पहले भेजोगे, ठीक है कि नहीं? अगले दिन जैसे अभी मैं क्लास खत्म करता हूँ 4 बजे, तो इसके 12 बजे के पहले, अगले दिन 12 बजे से पहले पहले आपको मेरा होमवर्क मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो होमवर्क तो मैं आपको आज यहाँ तक ही दूंगा, नंबर लाइन तक का। ये मैं आपको आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ ताकि कल के लिए भी हमारा काम आसान हो जाए। तो आज अब हम पढ़ेंगे एडिशन। आता है सर इसको लिखना पड़ेगा? होमवर्क? नहीं सर, ये जो आप करा रहे हैं अभी हाँ एडिशन बेटे, ये तेरे सिलेबस में ही है, ये तेरे सिलेबस में है। बस मैं इसका होमवर्क नहीं देने वाला आज तुम लोगों को। होमवर्क तो मैं 2 ही चीज़ों का दूंगा। सबसे पहला कंपैरिजन का, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वगैरह में लगाने होंगे, और दूसरा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। ये तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये तेरे सिलेबस में ही है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, तुम दोनों में से किसी को आता है क्या? आता है क्या? बता भाई। अरे भाई, हाँ सर आता है। A/B + C/B, इसको मैं A + C/B लिख सकता हूं। पूछ कैसे? बोल, आया ना? समझ आया कि नहीं? आया। कैसे बता मेरे को, तेरे को कैसे समझ आ गया? बता ना। सर ऐसे आया कि जो A + C है ना, वो तो हम एक ही से गुणा करेंगे। और तुम गधे दूसरा हो, है जो B। तुम गधे हो, तुम गधे हो। तुमको ये बोलना चाहिए सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों प्लस हो रहे हाँ हैं, सर। इसलिए डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड होंगे। तो जब भी कभी दो रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि 2/3 + 5/3 अगर कहीं लिखा है, तो आप इसको 2 + 5/3 लिख सकते हो पूरे में। यस सर। याद रखना, ऐसा कभी भी, ऐसा कभी भी मत कर देना कि आपको दिखा रहा हूं 2/3 + 2/7, तो आप इसको 2/7 + 3 मत लिखना। ये नहीं होता, डिनोमिनेटर्स के साथ ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स के साथ होता है। याद रखना, अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा उनका। हाँ, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 और दोनों का 7 का 721 आएगा। 21 आ जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार। चलो, तो समझिए कि नहीं, जब भी कभी सेम डिनोमिनेटर होगा तो ऐसे ऐड करना है, और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, यानी कि A/B + C/D। तो इसको मैं ऐसे ऐड करता हूं, AD + BC/BD। मैं तो ऐसे लिखता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो देखो बेटे, एक चीज मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, कि कभी भी ऐसे लिखा हो, ऐसे, जैसे कि ऐसे लिखा है 5 + 2/7, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5/7 + 2/7, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ, हाँ या ना? हाँ लिख सकता हूं, एकदम सही। तो यानी कि अगर मैं, ये है जैसे A × D + B × C,
इसके नीचे क्या था, बी इंटू डी, बी इंटू डी इसके नीचे लिखा, बी इंटू डी इसके नीचे लिखा। तो अब बी से बी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, फिर से क्या आ गया, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। आ गया कि नहीं वही सेम। तो इसलिए मैं तो इसको ऐसे डिनोट करता हूँ, ये मैंने अपने मन के लिए बना रखा है कि कभी भी एलसीएम वगैरह का कोई झमेला नहीं है, कि नहीं आ रहा एलसीएम निकालना, कोई दिक्कत नहीं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी, और फिर डिनोमिनेटर के लिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये एक ऐसी ट्रिक है जब आप एलसीएम निकालने में असफल हो जाए, ठीक है, जब आपको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा हो तब ऐसा करें कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, और फिर डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। सेम इसी प्रकार से हमारा वो चलता है डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन यानी कि, ठीक है। तो डिफरेंस जब यहाँ पे आ जाता है तो हम ऐसे लिखते हैं, प्लस ब्रैकेट में माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है कि नहीं, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो ए माइनस सी आ जाता है, और जब यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। बस इतना होता है आपका ऑपरेशंस, जब हम ऑपरेशंस लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो चलो अब आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब हम कल आएंगे यहाँ से पढ़ेंगे एडिशन वगैरह को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपका होमवर्क अभी अपलोड कर रहा हूँ तुरंत, तब तक के लिए आप अपना होमवर्क करो और सेफ रहो, घर पे ही रहो, और बाहर बिना वजह ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू आप दोनों को भी, बाय।